जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की एक नई सीरीज लेके आए हैं, जिसमें कि पिछली कक्षा में हमने देखा था किस प्रकार से उत्तराखंड में परमार वंश का उदय होता है, किस प्रकार से आपका मालवा क्षेत्र से एक राजकुमार यहाँ पे आते हैं कनकपाल, जो कि यहाँ पे भानु प्रताप की एक पुत्री जिसका नाम था तुम्हारे पास सुचित्र वीणा, उसके साथ शादी करते हैं और अपने ही वंश यहाँ पर परमार वंश की नींव डालते हैं। तो आज हम इसी कक्षा को आगे करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो थोड़ा-सा रिकॉल करते हैं पहले कि हमने पिछली कक्षा में थोड़ा क्या-क्या देखा था, ठीक है? तो सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर एक कनकपाल नाम का कौन आता है? एक कनकपाल नाम का यहाँ पे राजकुमार आता है, जिसको इतिहासकार कोई कहते हैं धार नगरी से आए थे, कोई कहते हैं कि ये मालवा के राजकुमार थे, ठीक है? वैसे ज़्यादातर मालवा का क्यों? क्योंकि मालवा में मैंने कहा था कि वहाँ पे एक राजवंश चल रहा, जो कि तुम्हारे पास कौन-सा वंश था? परमार वंश। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसने यहाँ पे परमार वंश की नींव डाली, तो इसलिए कनकपाल तुम्हारे कहाँ से आया होगा? मालवा से आया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे कनकपाल जिसने कि यहाँ पे तुम्हारे पास परमार वंश की क्या करी? परमार वंश की यहाँ पे स्थापना करी या उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश की नींव रखी, ठीक है? प्रारंभ में। इसलिए अगर आए कि परमार वंश के संस्थापक कौन है, तो कौन है? कनकपाल, ठीक है? देखो इसके बाद यहाँ पे इतिहासकार मानते हैं कि हमारे पास गढ़वाल में जो परमार शासक थे, वो नहीं भी हुए तो कम से कम तुम्हारे पास कितने का इतिहासकार? 60। देखो 60 वंशों तक हमको राजाओं को पढ़ना है, ठीक है? लेकिन हमारे पास जितने भी 60 राजा हैं, इनके बारे में हमको संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है, चाहे वो तुम्हारे पास अभिलेखों से होंगे, चाहे तुम्हारे पास लिखित साक्ष्यों से होंगे, ठीक है? जितने भी हमारे पास साक्ष्य मिलते हैं, जिस राजा के बारे में हमको थोड़ा बहुत जितनी भी जानकारी मिलती है, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा, उसी को हम इस क्लास में कवर करेंगे। अदरवाइज़ जितनी भी ये कहानी बना के, ठीक है? इसको हमको नहीं देखना है, क्योंकि उतना हमारे पास समय नहीं है। तो कनकपाल के बाद मैंने कहा था कि एक राजा था तुम्हारे पास, उसका नाम था तुम्हारे पास सोनपाल। कौन क्या था? सोनपाल, ठीक है? इसके बाद मैं नहीं कह रहा हूँ कि सोनपाल दूसरे नंबर का राजा है, ठीक है? सो इस बीच में तो पता नहीं कितना सारे राजा आए होंगे, ठीक है? लेकिन जिनके बारे में हमको थोड़ा-थोड़ा जानकारी मिलती है, उसको हमको देखना है, ठीक है? लेकिन जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे अब अजयपाल स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद धीरे-धीरे तुम्हारे पास मानशाह आएगा, फिर तुम्हारा बलभद्र शाह आगे बढ़ते रहेंगे, तो वहाँ से हमको धार्मिक ग्रंथ या फिर उनके द्वारा लिखित उनके राज पुरोहितों के द्वारा तुम्हारे पास या राज कवियों के द्वारा हमको लिखित साक्ष्य मिलते हैं, जिससे कि हम इनके वंशावलियों के बारे में अच्छे से जानकारी ले पाते हैं, ठीक है? तो सोनपाल सोनपाल से एक चीज़ याद रखना कि सोनपाल ने तुम्हारे पास अपनी जो राजधानी थी, ठीक है? क्योंकि प्रारंभिक राजधानी कनकपाल की तुम्हारे पास कहाँ थी? ये चाँदपुर गढ़ कहाँ थी? चाँदपुर गढ़, जो कि कहाँ पे पड़ता है आपका? चमोली में पड़ता है, ठीक है? और सोनपाल ने ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी राजधानी तुम्हारे कहाँ ले गए थे? भिलंग घाटी में। कहाँ ले गए थे? भिलंग घाटी, ठीक है? तुम्हारे पास ये रुद्रप्रयाग टिहरी वाला है ना, यहाँ से भिलंग ये टिहरी वाला क्षेत्र है, ठीक है? तो कहते हैं कि सोनपाल ने अपनी राजधानी को भिलंग घाटी में ले गए थे और वहाँ पे अपने सोनवंशी किसकी? सोनवंश की अपने पास कहते हैं कि सोनवंशी थे, ठीक है? ये खुद मतलब कि इसके जितने भी तुम्हारे पास यहाँ पे आए होंगे ना, इनके वंश के आगे, तो ये खुद को सोनवंशी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनवंशी कहते हैं, ठीक है? या फिर उनको सोनी भिलंग भी कहते हैं कहीं-कहीं पे, ठीक है? सोनवंश से हमको एक ही चीज़ याद रखनी है कि अपनी राजधानी को भिलंग घाटी में ले गए थे। इसके बाद एक तुम्हारे पास आता है अनंतपाल, क्या था? अनंतपाल। ठीक हो गया। अनंतपाल का एक शासक आता है, ये पहला शासक है तुम्हारे पास परमार वंश का, जिसका कि हमको क्या मिलता है? अभिलेख मिलता है, जो तुम्हारे पास कहाँ पर है? धारसिल। कहाँ पर है? धारसिल अभिलेख मिलता है। धारसिल अभिलेख मिलता है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हीं के धारसिल अभिलेख से हमें पता चलता है कि इनके जो सोनपाल होंगे, इन अपनी राजधानी कहाँ ले गए? भिलंग घाटी में, ठीक है? तो अगर आए कि भिलंग घाटी में राजधानी रही होगी, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो अनंतपाल की धारसिल अभिलेख से मिलते हैं और ये धारसिल तुम्हारे पास आज के डेट में देखते हैं तो रुद्रप्रयाग में कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारे पास धारसिल एक जगह का नाम है, जहाँ पे कि अनंतपाल का तुम्हारे पास शिलालेख मिलता है, ठीक है? या अभिलेख मिलता है। अनंतपाल के बाद मैंने कहा था कि एक शासक था, इसके बाद तुम्हारा कौन था? लखनदेव। इस लखनदेव में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि कहीं पे लसणदेव क्या लिख रखा है? लसणदेव, ठीक है? अब रहे होंगे उस टाइम पे ऐसे नाम, तो लखनदेव और लसनदेव, ठीक है? इससे हमको एक ही चीज़ यार राजधानी तो इनकी भिलंग घाटी थी, ठीक है? लेकिन ये ऐसे शासक थे जिन्होंने कि अपनी भाषा में क्या करा था? अपनी भाषा में मुद्रा छापी थी, ठीक है? अपनी भाषा में मुद्रा लिख तुम्हारे किसके मिलते हैं तुम्हारे पास? लखनदेव, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा लिख दें कि नगरीय भाषा में, ठीक है? जो उनकी नगर की भाषा होती है ना,
नगरीय भाषा में अभिलेख मिलते हैं किनके? लखनदेव के। और ये तुम्हारे पास पहले शासक थे जिन्होंने मैंने कहा था कि जिन्होंने कत्यूरियों को टैक्स देना बंद कर दिया। इसलिए मानते हैं कि कई-कई इतिहासकार मानते हैं कि जो तुम्हारे पास परमार वंश है उसके वास्तविक संस्थापक तुम्हारे कौन है? लखनदेव। लेकिन आपको इसके साथ नहीं जाना है, जाना किसके साथ है? कनकपाल के साथ ही जाना है, ठीक है? और इसने यहाँ पे नगरीय भाषा में पहला अपने ताम्र लेख, कौन सा? ताम्र मुद्रा, कौन सी? ताम्र मुद्रा मिली, ठीक है? ठीक हो गया। लखनदेव के बाद तुम्हारे पास एक शासक मैंने कहा था, याद रखना क्या था उसका नाम? उसका नाम था तुम्हारे पास जगतपाल था शायद, है जगतपाल। जगतपाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जगतपाल ने, मैंने कहा था कि जगतपाल ने ये देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में तुम्हारे पास वैष्णव धर्म के लोगों को तुम्हारे क्या करी थी? भूमि दान करी थी। और वहां पे मैंने कहा था कि उस टाइम पे जितने भी राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे कि जहाँ पर उन्होंने भूमि अनुदान दे दी वहां पर अपना नाम अंकित करते थे, ठीक है? तो इसने यहाँ पर खुद को क्या लिखा है तुम्हारे पास? रजवार, रजवार जगतपाल। यहाँ पर इसको थोड़ा वो देखना है, ठीक है? तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो तुम्हारे पास परमार वंश के शासक रहे होंगे वो अपने को कौन सी उपाधि देते हैं? रजवार की। कौन सी देते हैं? रजवार की, ठीक है? तो जगतपाल से यहाँ पे हमको इतनी ही याद रखना है, ठीक है? अब देखो इसके बाद हमको सीधे पढ़ना है। देखो इससे 20 कितना सारे राजा रहे होंगे हमें कोई पता नहीं, ठीक है? इनका क्रम कहीं नहीं दिया कि कौन सा राजा कितने नंबर का हुआ, ये वो एग्जिट हो गया, नहीं हुआ, ठीक है? इसके बाद हमको सीधे पढ़ना है तुम्हारे पास किसका नाम? अजयपाल का पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट आज का हमारा रहेगा अजय पाल, ठीक है? और इनका टाइम पीरियड हमारा इतिहासकार मानते हैं तुम्हारे पास 1490 से लेकर 1519 तक, ठीक है? इसको थोड़ा आगे, ठीक है? अब देखो, अब अभी तक के राजाओं को हम किसके बेस पे पढ़े? वंशावली या फिर किसी भी क्या क्या हुआ, किसी मतलब कि राजा ने अपने उसमें किसमें धार्मिक साहित्यों में या फिर अपने साहित्यिक ग्रंथों में तुम्हारे पास अपने इस वंश का नाम लिखा हुआ या इस वंशावली का पता क्या होगा। लेकिन अब हमको एग्जैक्ट थोड़ा थोड़ा क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। वो तुम्हारे कहाँ से मिलती है? अजयपाल से मिलती है, ठीक है? चाहे आप लोग इनको जागरों में सुनते होंगे, पवानों में सुनते होंगे, ठीक है? जिसमें हमको भड़ सुनते हो आप लोग, ये वीर भड़ रहे होंगे यहाँ पे, तो उनमें तुम्हारा किसका नाम आता है? अजयपाल का नाम भी आता है। और इसके बारे में जानकारी हमको थोड़ा बहुत मिलती है, ठीक है? अब देखो अजयपाल से सबसे इम्पोर्टेंट आप पहला पॉइंट लिखना कि जो अजयपाल ने सबसे पहले इन्होंने काम किया था, मैंने कहा था कि गढ़वाल में अभी तक तुम्हारे पास कितने गढ़ थे? 52 गढ़ थे, ठीक है? तो इन्होंने 52 गढ़ों को विजिट किया था, ठीक है? अब पहले नहीं किया था, ठीक है? सबसे पहले इसमें एक इम्पोर्टेंट याद रखना कि 1491 में जैसे मैंने कहा था कि जैसे उत्तराखंड है, ठीक है? उत्तराखंड है, मैंने कहा था कि यहाँ पे तुम्हारे पास गढ़वाल चला था। अब कुमाऊं में तुम्हारे पास कौन से वंश चल रहे थे? चंदू वंश चला, ठीक है? जिस प्रकार से यहाँ पे छोटे छोटे गढ़ थे उस प्रकार से कुमाऊं में भी छोटे छोटे क्या थे? राज्य थे, जिनमें से कि हमने पढ़ा था कि वहाँ पे चंदू वंश की स्थापना हो जाती है। और चंदू वंश के एक राजा कीर्तिचंद, उनका नाम क्या था? कीर्तिचंद, ठीक है? कीर्तिचंद वो पहला शासक है जिसने कि गढ़वाल पे पहली बार क्या किया था? आक्रमण किया था 1491 में, ठीक है? और इसमें इन्होंने अजयपाल को क्या करा था? हरा दिया, ठीक है? अजयपाल को हरा दिया, ठीक है? अब किताबों में कहीं-कहीं लिखा है कि इसके बाद यहाँ पे अब देखो कत्यूरी शासक भी रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि पूर्ण रूप से यहाँ पे कत्यूरी शासक खत्म नहीं होता। अभी भी उनके छोटे-छोटे कितने रहे होंगे? क्षेत्र थे। हम मानते हैं कि जो तुम्हारे पास कत्यूर घाटी में बागेश्वर में तुम्हारे पास एक कत्यूरी शासक थे, जिन्होंने कि अजयपाल से इनका तुम्हारा क्या छीना था? सोने का सिंहासन। ठीक हो गया। तो इनका मानते हैं कि कत्यूरी शासक ने अजयपाल से इनका सोने का सिंहासन छीन लिया था। और उसी वर्ष तुम्हारे पास 1491 में कीर्तिचंद ने इनको हरा दिया था। तो इससे क्या होता है कि अब देखो शुरू-शुरू 1490 में तुम्हारे पास शासन कर रहा है, बैठा है गद्दी पर। और उसी साल इन पे ऐसे क्या हो गया तुम्हारे पास आक्रमण हो गए। तो उससे मानते हैं कि बिल्कुल हताश हो गए, ठीक है? इन्होंने पूरी उम्मीदें छोड़ दी कि मेरे से नहीं होगा। तो मानते हैं कि इन देखो क्योंकि इनके जो पूर्वज थे, ठीक है? कनकपाल से लेकर रह रहा हूँ पहले राजा से, ये तुम्हारे क्या थे? भगवान विष्णु के क्या थे ये सारे? उपासक थे या उनको मानने वाले थे, ठीक है? तो मानते हैं कि भगवान विष्णु जी इनके सपने में आए थे और इनको ऐसे-ऐसे बोला कि भाई नहीं तेरे को तो पूरे 52 गणों को एक करना है, ठीक है? तू कोई शक्तिशाली है, ठीक है? उनको मतलब ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, जिससे कि मानते हैं कि उसके बाद इन्होंने 1491 के बाद धीरे-धीरे सभी गणों को तुम्हारे क्या कर दिया? विजित कर लिया। और यहाँ पे सारे 52 गणों को क्या कर दिया? जीत लिया, ठीक है? 52 गढ़ों को जीता। यहाँ पर ढंग से लिखना, ठीक है? अगर आएगी 52 गढ़ों को एकीकृत करना है या फिर पूरे गढ़वाल को एक सूत्र में बांधने का सबसे पहले प्रयास जिसका सफल प्रयास रहा था, किसका रहा था तुम्हारे पास? अजयपाल का
रहा था, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक तुम्हारे पास क्या लिखना है, अब देखो इसमें से सारे गढ़, ठीक है? 52 गढ़ हैं, ठीक है? जैसे तुम्हारे पास देवलगढ़ हो गया तुम्हारे पास, या फिर तुम्हारे पास चाँदपुर गढ़ हो गया, ठीक है? और या फिर हमारा दसोली गढ़ हो गया तुम्हारे पास, ठीक है? तो बहुत सारे गढ़ हैं, ठीक है? उसमें से एक गढ़, सारे गढ़ों को हमको याद नहीं करना है, ठीक है? लेकिन उसमें से एक गढ़ था, उसका नाम था तुम्हारे पास क्या? उप्पूगढ़, क्या था? उप्पूगढ़, ठीक है? और उप्पूगढ़ तुम्हारे पास कहाँ पड़ता है? टिहरी में। कहाँ पड़ता है? टिहरी में, ठीक है? टिहरी के ये जौनपुर वाले क्षेत्र है ना, जहाँ से उत्तरकाशी बॉर्डर पड़ता है, ठीक है? वहाँ पे तुम्हारे पास एक उप्पूगढ़ था, और वहाँ पे तुम्हारे पास वहाँ का तो तुम्हारे पास गणपति था। क्या था? गणपति, क्योंकि छोटे-छोटे गढ़ थे ना, तो उस टाइम का गणपति, उस गणपति को हमारे भाषा में, लोक भाषा में तुम्हारे पास कहते हैं भड़, क्या कहते हैं? भड़। वो तुम्हारे पास कप्पू चौहान कौन थे? कप्पू चौहान। ये आप लोगों ने बचपन में ये नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? पुराने जो हमारे पवाड़े लगते हैं, ठीक है? मैंने कहा था कि पवाड़ों में क्या होता है, हमारे जो वीर गाथाएँ हैं, ठीक है? जो वीर महान पुरुष हो गए थे, योद्धा थे, ठीक है? उनको हम लोकगीतों के रूप में अगर क्या करते हैं, गाते हैं, तो उस समय क्या कहते हैं, पवाड़े कहते हैं, ठीक है? तो उनमें एक हमारा नाम किसका आता है? कप्पू चौहान का, ठीक है? ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसके बीच, ठीक है? अब देखो मैंने कहा था कि उप्पूगढ़ भी इन 52 गढ़ों में से क्या था? एक गढ़ था, और इसमें क्या करा कि जो तुम्हारे पास अजयपाल थे, अजयपाल ने सबको जीत लिया था, उसमें से एक तुम्हारा क्या बचा था? उप्पूगढ़, ठीक है? तो उसमें मानते हैं कि अजयपाल ने क्या कहा था कि बोला कि यार अब देखो सबको तो मैंने हरा दिया, ठीक है? मतलब कि मार-काट बहुत हो गई है, मतलब कि इनको सीधा संदेश पहुँचा है अब किनको? काफू चौहान जी को कि भाई तुम आओ हमारे सामने, और हमारे सामने अपना सर झुका दो, और हम मान जाएँगे कि तुमने हमारी क्या कर दी? अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है? लेकिन मानते हैं कि ये जो तुम्हारे पास काफू चौहान थे, कपूर चौहान क्या नहीं करते थे, इनकी बातों को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो एक क्या थे? एक भड़ थे, ठीक है? उन्होंने कहा कि हम मैं मर जाऊँगा लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाऊँगा, ठीक है? और ये बात तुम्हारी किसको चुभ गई? अजयपाल को, ठीक है? तो अजयपाल उनसे खुद युद्ध करने चले गए, ठीक है? और तो बहुत बड़ा संग्राम होता है तुम्हारे पास अजयपाल और ये क कपू चौहान के बीच में, और इसमें मानते हैं कि कपू चौहान जब बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो वो कहते हैं कि इनका सर काट दो और इनका सर मेरे कदमों में रख देना, ठीक है? अपने सैनिकों से कहते हैं, ठीक है? लेकिन जब वो इतने महान थे कि जब उन्होंने उनका सर काटा, तो मानते हैं कि उन्होंने अपने सर को इस प्रकार से पीछे के लिए मतलब ऐसा पूरा वो किया कि जो जब उनकी गर्दन कटी, तो वो भी उनसे अलग गिरी, ठीक है? मतलब कि मरते-मरते दम तक भी उनकी जो गर्दन थी, उनके पैरों में नहीं गिरी, किनकी? अजयपाल की। तो अजयपाल वहाँ पर उन्होंने फिर वो हो गए, ठीक है? भावुक हो गए बहुत ज़्यादा यार कि हमने गलत कर दिया, इतने महान भड़ को हमने ऐसे मार दिया, ठीक है? तो वो कहते हैं कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया। ये अजयपाल के शब्द थे। देखो इतना बड़ा शासक जिसने कि 52 गढ़ों को एक किया था, और वो खुद कह रहे हैं कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया। तो कपूर चौहान ने उनको मतलब कि युद्ध से पहले कहा था कि एक शब्द ये कहा था कि मैं पशुओं में क्या हूँ? सिंह हूँ। क्या कहा था? ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा थी कि मैं पशुओं में क्या हूँ? मैं पशुओं में सिंह हूँ, और पक्षियों में गरुड़ हूँ। देखो इतनी बड़ी बात कही, ठीक है? कि मैं अगर पशुओं में सिंह के समान हूँ और पक्षियों में बाज या गरुड़ के समान हूँ, इतने बड़े शब्द ये। तो देखो इतिहास को पढ़ने में इंटरेस्टिंग तब आता है जब हम अपने इतने बड़े महान-महान पुरुषों के बारे में जानते हैं, ठीक है? उनके मतलब जो उनके आदर्श वाक्य थे, उनको अपने दिलों में संजोते हैं, ठीक है? इस चीज़ से मतलब कि हमको अपने इतिहास को संरक्षित करना है, मैं पहले से भी कह चुका हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कपू चौहान की हमने कहानी पढ़ी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ कि तीसरी चीज़, अगर आपको अजय पाल से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट लिख देना कि अब देखो, अब एक चीज़ देखो आप, ठीक है? जैसे सपोज़ दैट जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मैपिंग के हिसाब से दिखाता हूँ। जैसे उत्तराखंड है, ठीक है? अब सपोज़ दैट आप यहाँ पे एक चीज़ मान लो, ये एक हमारे पास कौन-सा क्षेत्र था? गढ़वाल। ये कौन-सा क्षेत्र है? गढ़वाल। यहाँ पे तुम्हारे पास 52 गढ़, ठीक है? 1 गढ़, 2 गढ़, 3 गढ़, 4 गढ़, 5 गढ़, 6 गढ़। यहाँ पे तुम्हारे कितने गढ़ थे? 5 गढ़ थे, ठीक है? अब देखो, अभी तक तो ये गढ़ सारे अलग थे, लेकिन जैसे अजयपाल ने इन 52 गढ़ों को क्या कर दिया? जीत लिया, और फिर अब देखो, जो सबसे पहली बात क्या होगी? देखो, सबसे मेन होती है राज्य की, कोई भी देश की राजधानी क्या होती है? राजधानी, ठीक है? जहाँ की तुम्हारे पास पूरे राजपाट चलता होगा, उसको हम कहते हैं राजधानी, ठीक है? अब हमारी राजधानी तुम्हारे कहाँ थी? चमोली जिले के चांदपुर गढ़ में, और ये पूरा का पूरा राज्य तुम्हारे पास किसका हो गया? अब इस चांदपुर गढ़ हो गया, ठीक है?
अब इनका दूसरा कदम ये होगा, अजयपाल दूसरा कार्य क्या करेगा कि अपनी राजधानी को किसी ऐसे स्थान पर रखेगा जहाँ से कि चारों तरफ के जितने भी गढ़ हैं उन पे क्या कर जाए, नजर रखी जाए, ठीक है। तो ये किसको चुनेंगे तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास श्रीनगर, पौड़ी की श्रीनगर में तुम्हारे पास अभी अपनी राजधानी को करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, जहाँ से कि चारों तरफ क्या कर सकते हैं, अपनी सेनाओं से यहाँ पर नजर रख सकते हैं। इसलिए आप देखते हो किसी देश की राजधानी एक नियत ऐसी मतलब कि ऐसे स्थान पर होता है जहाँ से कि हम पूरे देश को क्या कर सकते हैं या पूरे राज्यों को एकजुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं तो माने सपोज अगर यहाँ पे अगर इनकी राजधानी रहती और यहाँ के गढ़ को किसी अगर बाहर वाले ने अगर अटैक कर दिया तो यहाँ से यहाँ सेना ढालने में तुम्हारे पास क्या होता, बहुत टाइम लगता था ना। तो इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को पहले क्या करा, केंद्रीकृत मतलब कि एक सेंटर में रखा, ठीक है। वो तुम्हारे पास कहाँ थी, श्रीनगर, ठीक है। तो इसमें एक चीज है कि श्रीनगर से पहले इन्होंने अपनी राजधानी की 1512 में लिखो, 1512 में अपनी राजधानी तुम्हारे कहाँ ले गए, देवलगढ़, कहाँ ले गए, देवलगढ़। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार पेपर आया था कि जो तुम्हारे पास परमार वंश थे अपनी राजधानी को देवलगढ़ कब लाए थे, तो कब लाए थे, 1512 में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें याद नहीं कि देवलगढ़ में जो तुम्हारे पास अजयपाल थे, इन्होंने यहाँ पे राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी देवी मंदिर का यहाँ पे स्थापना करें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब अपनी राजधानी को 1512 में अजयपाल देवलगढ़ लाए थे, कहाँ से, चांदपुरगढ़ से लाए थे, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी कुलदेवी, ठीक है। अगर अब छोटा प्रश्न आ गया पेपर में कि जो तुम्हारे पास परमार वंश थे उनकी कुलदेवी कौन थी, तो कौन थी, राज राजेश्वरी देवी, ठीक है, जिनका मंदिर उन्होंने कब बनाया था, 1512 में कहाँ बनाया था, देवलगढ़ में, ठीक है। जो श्रीनगर है ना, श्रीनगर थोड़ा अगर पीछा करके शायद 20-30 किलोमीटर पे धारदेव थोड़ा आगे जाकर के ऊपर की रोड करती है, वहाँ पर तुम्हारे पास देवलगढ़, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर भी है, ठीक है, राज राजेश्वरी का, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे नारायण जी का एक मंदिर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नाथ संप्रदाय से रिलेटिव है, ठीक है। जो वहाँ पे एक मंदिर है वो तुम्हारे पास किससे संबंधित है, नाथ संप्रदाय, ठीक है। इसके बारे में हम बताता हूँ क्या हुआ, ठीक है। अब देखो 1512 में हुआ, फिर तुम्हारे पास 1519 में अपनी फिर तुम्हारी राजधानी कहाँ ले गए, श्रीनगर, कहाँ ले गए, श्रीनगर, 1517 में, सॉरी 1517 में। देखो भाई किताबों में 19 दिखने को मिल रहा होगा, ठीक है, लेकिन आपको जो एग्जैक्ट जो इतिहासकार मानते हैं, जिसको आयुक्त भी मानता है, एक 1512 है, एक 1517 है, ठीक है। 1512 में देवगढ़ ले गए थे और 1517 में कहाँ ले गए थे, श्रीनगर ले गए थे, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि अब जैसे मैंने कहा था कि उप्पूगढ़, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास कपूर चौहान की वाली जो हिस्ट्री है आपने थोड़ा बहुत देख लिया कि किस प्रकार से मतलब कि एक वीर हमारे योद्धा हमारी इस जन्मभूमि में पैदा हुए, वो तुम्हारे को कौन थे, कपूर चौहान, जो कि 52 गढ़ों के इतने बड़े शासक अजयपाल के सामने भी अपने सर को नहीं झुकाया, एक छोटे से गढ़ के गढ़पति या भरत है, ठीक है। तो उसमें उसके बाद क्या होता है कि उनका हृदय थोड़ा क्यों जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा था कि अशोक था, अशोक इतना बड़ा शासक था, ठीक है। उसने बिल्कुल सबको श्रीनगर को मार-धार करके पूरा कलिंग में, तो आप लोगों को पता है कि कलिंग युद्ध में उसने क्या करा था, जितने बच्चे, माँ-बाप जितने भी थे सबको क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। उसके बाद उसका हृदय क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो तुम्हारे पास सम्राट अशोक थे भारत में, उन्होंने फिर उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कहा था कि अब से मैं पूरा मतलब कि युद्ध हो गया, ठीक है। जितने भी अहिंसा वाली हुई चीज़ें हो गई, ठीक है, हिंसा वाली, उन्होंने फिर अहिंसा का मार्ग अपनाया था और अपने को खुद को बौद्ध धर्म को समर्पण कर लेता, ठीक है। तो यहाँ से भी अजयपाल ने क्या करा था कि जो तुम्हारे पास अजयपाल थे उन्होंने फिर तुम्हारे पास नाथ संप्रदाय को वो किया था, ठीक है, नाथ संप्रदाय को जोड़ लिया, ठीक है। मतलब कि नाथ संप्रदाय के अनुयायी बन गए थे तुम्हारे कौन, अजयपाल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आए कि अजयपाल कौन से संप्रदाय को मानते थे, तो कौन से, नाथ संप्रदाय, ठीक है। नाथ संप्रदाय में कोई नहीं, ठीक है, जो तुम्हारे पास ये भी कुछ नहीं, तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारे क्या होते हैं, उपासक होते हैं, क्या होते हैं, भगवान शिव के उपासक होते हैं, लेकिन इनके थोड़ा अपने अपने नियम वो है, ठीक है। ये लोग मतलब कि सिद्धियां प्राप्त करते हैं मतलब कि मंत्रों के द्वारा या फिर योग ध्यान द्वारा, ठीक है, पद्मासन में बैठ करके। और ये लोग थोड़ा इसमें अलग किया हिंदू धर्म से कि ये लोग मतलब कि जैसे जैसे वो हो गए, ठीक है, बड़े बुड्ढे हो गए, ठीक है, बड़े बड़े वैरागी बन गए, तो ये लोग अपने जलाते नहीं है, ठीक है, समाधि लेते हैं, क्या करते हैं, समाधि लेते हैं, ठीक है, ये लोग। तो आप लोग एक चीज देखना, आप लोग अगर कभी अगर आपको मौका मिले देवलगढ़ जाने का श्रीनगर में, तो वहां पे आप एक बोर्ड टंगा हुआ वहां पे, ठीक है। तो वहां पे जितने भी समाधि लेने वाले जितने भी महापुरुष थे नाथ संप्रदाय से, उनका वहां पे पूरा विवरण दे रखा,
कि इतना इतने थे, ये इनका नाम नहीं था, इनका नाम नहीं था, ठीक है। तो उनमें से एक तुम्हारे पास कौन थे? अजयपाल थे, ठीक है। अजयपाल ने भी अपने इस नाथ संप्रदाय को जोड़ा, जो आज के गोरखनाथ, तो गोरखनाथ भी तुम्हारे किसी संप्रदाय से है, नाथ संप्रदाय, ठीक है। जो योगी आदित्यनाथ भी जी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे राजधानी तुम्हारे कहाँ होगी थी? श्रीनगर, ठीक है। तो अजयपाल को, जैसे अब आप देखो कि भारत के इतिहास में जिस प्रकार से कलिंग युद्ध के बाद अशोक का क्या हो गया था? हृदय परिवर्तन हो गया था, उसी प्रकार से यहाँ पे उपगढ़ के युद्ध में तुम्हारे पास अजयपाल का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और अजयपाल तुम्हारे पास क्या करते हैं? नाथ संप्रदाय को ज्वाइन कर लेते हैं, और जिस इसलिए इनकी तुलना तुम्हारे पास किससे करते हैं? अशोक से करते हैं, ठीक है। इसकी तुलना तुम्हारे किससे करते हैं? अशोक से। उन्होंने आप थोड़ा आप देख सकते हैं कि इनको किसने क्या कहा, ठीक है। जो अजयपाल है, इसमें थोड़ा सा लिख देना कि अजयपाल को क्या कहा था? कि अशोक, क्या कहा था? अशोक। किसने कहा था? अजय रावत, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आए कि अजयपाल को अशोक नाम से संबोधित किसने करा है, तो इतिहासकार अजय रावत ने किया, ठीक है। एक इसमें से एक नाम आता है कवि भरत, नाम आपने सुना होगा, ठीक है। कवि भरत की एक पुस्तक है मानवोदय काव्य, क्या है? मानवोदय काव्य, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस मानवोदय काव्य में कहते हैं कि इन्होंने, जो अजयपाल है, इनको इन्होंने किस नाम से संबोधित किया? सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक श्री कृष्ण का अवतार किसका है? श्री कृष्ण, ये भीष्म, ये युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, ठीक है। या इन्होंने कहीं पे कहा कि ये क्या है तुम्हारे पास? इंद्र है, क्या है? इंद्र है। और कहीं कहीं पे इनको कुबेर भी कह रखे, क्या कर रखा है, ठीक है। तो और एक नाम हो रहा था आपका डॉक्टर सूरवीर की एक पुस्तक है, आप आपकी पुस्तकों में लिखा है डॉक्टर इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एक ग्रंथ का नाम है, इनका नाम सांवरी ग्रंथ, क्या है? सांवरी ग्रंथ। इसको आप थोड़ा सा लिख देना कि सांवरी ग्रंथ। याद रखने की, जो डॉक्टर सूरवीर जी है, इन्होंने इस सांवरी ग्रंथ को खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है, और ये तुम्हारे पास एक तांत्रिक विद्या से रिलेटेड है। किससे? तांत्रिक विद्या। मैंने कहा था ना कि तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं किनको? नाथ संप्रदाय वालों को, ठीक है। तो इसमें एक डॉक्टर सूरवीर का नाम आता है, इन्होंने सांवरी ग्रंथ लिखा है, जो कि तुम्हारे पास तांत्रिक विद्या से संबंधित है। और इस सांवरी ग्रंथ में तुम्हारे पास अजय राव तुम्हारे पास क्या कर है? आदिनाथ, क्या कर है? आदिनाथ। ये भी तुम्हारे पास किसको कर है? अजयपाल, किसको कर है? अजयपाल को। यहाँ पे इतनी बातें कही, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आए कि अजयपाल को किसने कहा? अशोक, तो अजय रावत ने कहा, ठीक है। कवि भरत सबसे इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारे पास मान साथे, कौन कौन थे? मान साथे, अब बताऊंगा तुमको कि मान साथे एक तुम्हारे पास क्या थे? मतलब कि उनके राज कवि थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है तुम्हारे पास? मानवोदय काव्य। किसने लिखी? कवि भरत ने। और उसमें भी अजयपाल का जिक्र मिलता है, इसमें उनको इन नामों से संबोधित किया है, और एक डाटा सूरवीर के नाम से। याद रखना कि जो तुम्हारे पास कवि भरत द्वारा रचित मानवोदय काव्य है, ये तुम्हारे पास पूरे परमार वंश का पहला ऐतिहासिक स्रोत है, हमारे पास पहला ऐतिहासिक पुस्तक हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। जिसमें कि हमको इनके वंशावली के बारे में पता चलता है। अभी तक हमने जितने भी वंश पढ़े तुम्हारे पास, जगतपाल, अन्नपाल, जितने भी कनकपाल पढ़े, वो हम किससे पढ़े थे तुम्हारे पास? या फिर कथाओं से पढ़ रहे थे, या फिर उनके द्वारा मिलने वाले शिलालेखों या अभिलेखों से मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास क्या है? मानवोदय काव्य, जो कि तुम्हारे पास भरत कवि द्वारा लिखी गई है। इसमें इसमें किसका जिक्र है? अजयपाल का जिक्र है, ठीक है। थोड़ा आप इसमें स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि अजयपाल से रिलेटेड जितने भी हमारे पास स्रोत मिलते हैं, उनको आपने नोट कर लिया होगा, और अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है, कि इनको क्या क्या हुआ था, कपू चौहान कौन था, ठीक है, उपगढ़ में क्या क्या हुआ था, ठीक है, किस प्रकार इन्होंने नाथ संप्रदाय को ज्वाइन किया था, ठीक है। अब अजयपाल ने थोड़ा सा इसमें एक चीज थोड़ा नोट करना, इनके द्वारा सामाजिक कार्य, किन्हें कौन से कार्य? सामाजिक कार्य, इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य, या फिर हम उसको कह सकते हैं महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने सामाजिक कार्य में क्या कहता है कि एक तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है केंद्रीय शक्ति, केंद्रीय सेना, ठीक है। केंद्रीय सेना, मैंने कहा था ना कि अभी तक क्या था, अलग अलग गढ़ थे, और उन्होंने क्या करते कि पूरे गढ़ों से थोड़ा थोड़ा सैनिक इकट्ठे करके उनको एक केंद्र में, मतलब कि हर जगह, मतलब कि जैसे देखो है, इतना सारे गढ़ हैं, ठीक है। तो इतना सारे गढ़ों में क्या होगा कि अलग अलग सेना, ठीक है, यहाँ अलग सेना, यहाँ अलग सेना, उनका पूरा सेंटर तुम्हारे कहाँ होगा? श्रीनगर में होगा, ठीक है। तो सेना का तुम्हारा क्या करें उन्होंने? केंद्रीयकरण किया, ठीक है। दूसरा, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट एक काम किया था तुम्हारे पास, इसको हम कहते हैं माप तोल का समानीकरण किया था, माप तोल का समानीकरण,
ठीक है? ये थोड़ा-सा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो माप-तोल का सामान्यीकरण है, मतलब कि अभी तक जितने भी माप-तोल थे ना, अब जैसे कोई टैक्स दे रहा है, ठीक है? किसी का माप-तोल कुछ और चल रहा है, ठीक है? कोई 2 किलो दे रहा है, कोई 1 किलो दे रहा है, कोई फिक्स नहीं था कि मतलब कि कि कितने किलो में कितना आएगा, ठीक है? 1 किलो में कितना अनाज आएगा, ठीक है? 1 किलो में कितना सोना आएगा, इसमें मतलब कि माप-तोल का कोई वहाँ पे था नहीं, ठीक है? वो सबसे पहले तुम्हारे पास किसने किया? अजय पाल ने, ठीक है? सामान्यीकरण मतलब कि अब जितने अभी तक जितने गढ़ थे, ठीक है? हर गढ़ों के अपने-अपने नियम थे, ठीक है? अब उन्होंने क्या करा कि जितने भी गढ़ होंगे, उनका एक समान क्या होगा, माप-तोल की एक इकाई होगी, जिसको कि उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास धूलिपाता, क्या कहा था? धूलिपाता, और उसको एक क्या कहते हैं? सरकारी कहते हैं, सरकारी पाथा क्या कहते हैं? उसको उन्होंने एक सरकारी पाथा कहते हैं, और उस पाथा को हम कहते हैं क्या? धूलिपाता, धूलिपाता। अब ये चीज़ें अब देखो, अभी भी आप लोग अपने गाँव में देखते होंगे, जब हम लोग क्या करते हैं कि अपने सहारे जाते हैं या फिर हल लगाने को जाएँगे, तो जब हमारी मम्मी जी हमारे पास बीज देते हैं ना बोने के लिए, तो या फिर पाथा या सेरा में देती है, नहीं कहते इतना सेरा वहाँ पे रखना या फिर इतना पाथा वहाँ पे दिया, ठीक है? तो अभी तक देखो परमार वंश अजयपाल से संबंधित अभी भी देखो, अब मैं आपको बताऊँ किस प्रकार से अभी भी हम भूमि का मापन कैसे करते हैं, उतने प्राचीन इकाइयों से करते हैं। किस प्रकार से देखो, मैंने कहा था कि सरकारी पाथा का नाम क्या था? धूलि पाथा, ठीक है? धूलि पाथा में अब देखो ये जो पाथा था ना पाथा, ये कुल मिलाकर के पाथा प्राचीन काल से हमारे पास क्या है, एक तुम्हारे पास अनाज मापने की इकाई क्या है, इसको आप लिख सकते हैं अनाज मापने की इकाई। जैसे आजकल हम लोग कहते हैं कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या था तुम्हारे पास? पाथा, ठीक है? अभी तुम्हारे पास वाट है ना कि इतना किलो, इतना है, इतना किलो ये है, ठीक है? उस टाइम पे ऐसा था नहीं, तो क्या था कि एक बर्तन था, क्या था? आप देखते होंगे तुम्हारे गाँव में भी ऐसा एक बर्तन रहा होगा, इसमें तुम्हारे पास अनाज होगा, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? पाथा, क्या कहते हैं? पाथा, ठीक है? और जब हम इस पाथा, अब उस पाथा में कितना आएगा भाई? उस वो पाथा फिक्स होगा ना, ऐसे थोड़ी ना कि इसमें कम ज़्यादा होगा, ठीक है? तो एक पाथा में कहते हैं कि एक पाथा तुम्हारे पास होता था 16 मुट्ठी की, कितनी? 16 मुट्ठी की, ठीक है? मान लो एक पाथा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, जैसे हम इसमें 16 मुट्ठी डाल देंगे, तो ये एक पाथा भर जाएगा, इसलिए हम कहेंगे एक एक पाथा हो गया, ठीक है? तो एक पाथा में हमारे पास कितनी मुट्ठी आएगी? 16 मुट्ठी आएगी, ठीक है? अब देखो किस प्रकार से ये पाथा हमारे भूमि मापन का भी एक इकाई का काम करेगा। किस प्रकार से करेगा? अब जो हमारे पास मुट्ठी होती है, 16 मुट्ठी होती है, बस हमारी एक नाली किस बराबर होती है? एक नाली, ठीक है? तो में से जितने भी लोग देख रहे होंगे जो थोड़ा उत्तराखंड के उनको कल्चर को जानते होगा, जैसे आप लोग गाँव में कहते होंगे ना, वहाँ पे हम एकड़ नहीं चलता हमारे यहाँ, ठीक है? हमारे यहाँ क्या चलता है? नाली चलता है, ठीक है? स्क्वायर फीट भी हम वहाँ पे नहीं कहते हैं। हम क्या कहते हैं गाँव में, हमारे पास इतना नाली ज़मीन है, इतना नाली ये है, ठीक है? तो वो एक नाली तुम्हारे पास किस बराबर होता है? 16 मुट्ठी, या फिर एक, अब आप कहोगे यार इस कैसे हो सकता है? कि ये तो कोई इकाई है नहीं, ठीक है? उस टाइम पे कोई रस्सी-रुस्सी थी, ठीक है? जो वहाँ पे डोरी पे माइस, अब हम आगे पढ़ेंगे अंग्रेज़ों ने कैसे प्रकार से किया, ठीक है? लेकिन जो हमारे पास उस टाइम पे भूमि मापन थी, वो तुम्हारे किसमें थी? नाली में, ठीक है? मतलब कि एक हमारे पास एक खेत है, ठीक है? उस खेत में हमारे पास कितना मुट्ठी क्या आ रहा है? नाज हम उसमें बो रहे हैं, ठीक है? तो एक जैसे हमारे पास एक कोई खेत है, और इस खेत में हमारे माने पास 2 मुट्ठी लगी, क्या लगी? 2 मुट्ठी लगी है, या भाई हमारे पास 16 मुट्ठी कितने लगे? 16 मुट्ठी हमने अनाज को इसमें बो दिया, इसका मतलब कि तुम्हारे पास पूरा खेत है, ये तुम्हारा कितना है? 16 मुट्ठी है। तब हम कहेंगे कि ये तुम्हारे पास एक पूरा खेत तुम्हारे पास कितना नाली का है? 1 नाली का है, ठीक है? और अगर आज के डेट में देखें तो हमारे पास जो तुम्हारे पास 1 नाली है, वो तुम्हारे पास समथिंग तुम्हारे पास 240 स्क्वायर गज़ के बराबर कितनी होती है? 240 स्क्वायर गज़ के बराबर होती है, और आपको पता है कि स्क्वायर गज़ को अगर हम स्क्वायर फीट में बदलते हैं तो 9 से करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? 9 0 36, 9 तिया 9 दूनी 18 और 3 21, मतलब कि आज के डेट के 2160 स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट 2160 स्क्वायर फीट के बराबर हमारे पास कितनी होती है? एक नाली होती है। या फिर गज़ में देखते हैं तो 240 स्क्वायर गज़ के बराबर हमारे पास क्या होती है? एक नाली होती है, ठीक है? तो एक नाली तुम्हारे पास 16 मुट्ठी के बराबर होती है। एक नाली में 240 स्क्वायर गज़ होते हैं, जिसको कि अगर हम स्क्वायर फीट में देखें तो कितना होता है? 2160 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है? तो ये उस टाइम से अभी भी मतलब कि ये रीति चली आ रही है कि जो हमारे पास है पहाड़ों में जो हमारे पास क्या होते हैं? खेत होते हैं, उसको हम किसमें मापते हैं? नाली में, या फिर कितने किस बराबर होती है? 16 मुट्ठी, और ये तुम्हारा फिर 1 पाथे के बराबर। ये तुम्हारे पास शुरू किसने किया था? अजय पाल ने किया था, ठीक है? मतलब कि भूमि का मापन भी हो गया, और अनाज को मापने की एक इकाई हो गई, वो तुम्हारे पास क्या है? धूलि पाथा, ठीक है? अब इससे आगे थोड़ा देखते हैं कि अजय पाल के बाद तुम्हारी क्या हो रही है। अब देखो इस चीज़ को हम लास्ट में पढ़ेंगे कि इनके प्रशासनिक के बारे में, जैसे हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था पंवारों के बारे में, कत्यूरी के बारे में, ठीक है? अब देखो अजय पाल के बाद तुम्हारे कौन आते हैं?
इनका मानते हैं कि जो तुम्हारे पास अजयपाल था, इनका उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी ये था तुम्हारे पास कल्याण शाह। कौन था? कल्याण शाह, ठीक है। कल्याण शाह इनका उत्तराधिकारी होता है। ये भी ज़्यादा कुछ करता है नहीं, इनकी जानकारी हमको मिलती नहीं है। और इसके बाद तुम्हारे पास कौन आता है? मानते हैं कि सुंदरपाल आता है। कौन आता है? सुंदरपाल। फिर तुम्हारे पास कौन आता है? एक कहते हैं कि हंसदेवपाल। कौन आता है? हंसदेवपाल, ठीक है। हंसदेवपाल, ठीक है। हंसदेवपाल है। फिर कौन है तुम्हारा? विजयपाल। कौन आता है? विजयपाल। फिर तुम्हारे पास कौन आता है? सहजपाल। और फिर तुम्हारे पास कौन आता है? बलभद्र शाह, ठीक है। फिर तुम्हारे पास कौन आता है? मानशाह। अब आपको एक चीज देखनी है कि कल्याण शाह के बाद, मतलब अजय राव के बाद जितने भी थोड़े थोड़े मिले ना, कल्याण शाह, सुंदरपाल, हंसदेवपाल, विजयपाल, इनके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। थोड़ा बहुत किसके बारे में मिलती है? अजयपाल के बारे में, जो कि हमको मानवोदय काव्य से मिलती है। उसके बारे में हमको अजयपाल के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जो तुम्हारे पास कल्याण शाह थे या चाहे तुम्हारे पास सुंदरपाल है, इनके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। थोड़ा बहुत मिलती है कि जो तुम्हारे पास विजयपाल है, इन्होंने प्रथम बार तुम्हारे पास दापा पर अटैक किया था, ठीक है। दापा पर अटैक किया, ठीक है। तो तुम्हारे पास जैसे उत्तराखंड है ना, तो उत्तराखंड के जो ऊपर मैंने कहा था कि तुम्हारे पास जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, उसको हम क्या कहते हैं? दापा। क्या कहते हैं? दापा या भूट, ये क्या कहते हैं? भूट, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूजन हो, ठीक है। अब देखो, अब जितने भी हमको मिलते हैं, सबसे पहले जो मैंने कहा था कि मानसा के जो मानसा का राज दरबारी कवि था, उसका नाम तुम्हारा क्या था? भरत कवि था। उसने तुम्हारे पास मानवोदय काव्य लिखा था, भरत कवि ने। उसी के द्वारा हमें इनके वंशों के बारे में सबसे अधिक जानकारी मिलती है। या फिर तुम्हारे पास सुदर्शन शाह का जो तुम्हारे पास सभासार है, उससे मिलती है। लेकिन अभी तक ये जितनी जानकारी हमको मिली, कहाँ से मिली है? मानसा के, मतलब भरत कवि के मानवोदय काव्य से मिलती है, ठीक है। तो इनके बारे में हमको ज्यादा जानकारी मिलती नहीं, मतलब थोड़ा बहुत अपने दादा के बारे में या फिर दादा के बारे में पता करेगा। इनके बारे में उसने कुछ बताया नहीं। तो इसका दादा कौन होगा? मतलब इसके पापा ये होंगे, और इसके दादा सहजपाल। कौन होंगे? सहजपाल। और जो तुम्हारे पास सहजपाल थे, उनको हम मानते हैं कौन से नंबर के थे? 42। कौन से थे? 42वें नंबर के जो तुम्हारे पास परमार वंश के शासक थे, तुम्हारे पास कौन थे? सहजपाल थे, जो कि तुम्हारे पास बलभद्र शाह के पिता थे और मान शाह के दादा थे। और इनके जो तुम्हारे पास भरत कवि ने मानव काव्य लिखा, उसी में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आज हम देखते हैं कि सहजपाल के बारे में क्या क्या, ठीक है। इसको थोड़ा आप देख लो एक बार कि क्या क्या इसमें। अब यहाँ पे क्या होता है कि, अब देखो ढंग से देखने से हुआ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। इसमें 60 राजा हैं, पूरा ढंग से नहीं देखना है, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी है वही देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे उत्तराखंड थोड़ा सा बना दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ये तो पूरा गढ़वाल वाला क्षेत्र है, ये तुम्हारे पे क्या है? गढ़वाल। ये तुम्हारे क्या है? कुमाऊं है, ठीक है। अब यहाँ जो तुम्हारा ये वाला क्षेत्र है ना, ये कांगड़ा वाला हो गया, ये हिमाचल हो गया, इसको बोलते हैं सिरमौर। यहाँ तुम्हारे पास कौन सा राजा था? सिरमौर, ठीक है। यहाँ तुम्हारे पास कौन हो गया? चंद। कौन हो गया? चंद। और यहाँ अभी हम पढ़ रहे हैं गढ़वाल में परमार वंश, और यहाँ तुम्हारे कौन है? पंवार। कौन है? पंवार वंश वाले चल, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं, अगर पूरे भारत की बात करते हैं, भारत का ये तो उत्तराखंड हो गया, ठीक है। भारत में पूरा उस टाइम पे शासन तुम्हारा किसका था? अकबर। किसका था? अकबर का। जिनका कार्यकाल तुम्हारा था 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है। इसको आपको थोड़ा यहाँ पर ढंग से देखना है। हम पढ़ रहे हैं विजयपाल के बारे में, सॉरी सहजपाल। किस बारे में पढ़ रहे हैं? सहजपाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम सहजपाल से आपको जो चीज याद रखनी है, थोड़ा सा मैं कहानी के तौर बताऊंगा, जिससे कि हमको याद आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर उस टाइम पे तुम्हारे पास सहजपाल शासन क्या करते हैं यहाँ पे? शासन करते, ठीक है। तो आप अकबर, एक चीज आपने पढ़ोगी, दीन ए इलाही धर्म। क्या पढ़ोगा? दीन ए इलाही धर्म, ठीक है। और एक तुमने पढ़ा होगा दीन इलाही धर्म, हो गया, ठीक हो गया। इसमें क्या करते थे जो तुम्हारे पास अकबर थे, उन्होंने इस धर्म को अपनाया था, दीन इलाही धर्म। अगर आगे इससे 1870, शायद 1875 1881 में, ठीक है। 1881 में, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था इन्होंने, किसने? अकबर ने, ठीक है। अकबर ने क्या किया था कि एक जितने भी धर्म के लोग थे, उनको मतलब कि इकट्ठा करते थे,
और उनसे कहते थे कि तुम्हारे धर्म के बारे में जो-जो अच्छाई हैं वो बताइए, ठीक है? जितने उसमें तुम्हारे पास ईसाई भी आएँगे और उसमें तुम्हारे पास हिंदू भी आएँगे, उसमें मुस्लिम भी आएँगे और जितने भी तुम्हारे पास पादरी भी आएँगे उसमें, ठीक है? जितने भी तुम्हारे पास मिशनरी भी आएँगे, ठीक है? तो इसमें क्या करते थे कि इनको सब धर्मों के बारे में जितनी भी अच्छी-अच्छी बातें हैं उनसे पता करते थे, ठीक है? कि हाँ भाई तुम्हारा धर्म ये है। उन्होंने कभी किसी मतलब कि अहिंसा को वो मतलब हिंसा को वो नहीं किया, ठीक है? जैसे हमारे धर्मों में तुम्हारे पास आप देखेंगे पहले से तुम्हारे पास जैसे सती प्रथा हो गया, ठीक है? ये तो कुरीतियाँ, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि जितनी भी तुम्हारे पास कुरीतियाँ हैं, तुम्हारे पास धर्म है उसको छोड़ दो और हम एक अलग से धर्म बनाते हैं जिसमें कि अपने धर्म की अच्छाइयों को डालेंगे, ठीक है? तो ये तुम्हारे पास किसने किया था? अकबर ने किया, ठीक है? तो अकबर के उसमें जो दीन-ए-इलाही धर्म था, इसमें हिंदुओं ने भी अपने मत होंगे, तो हिंदुओं ने एक मत दिया था तुम्हारे पास कि भाई जो हमारे पास स्वर्ग है, उस स्वर्ग से तुम्हारे पास कौन-सी आती है नदी? गंगा नदी आती है, ठीक है? तो फिर उन्होंने कहा होगा कि भाई तुम किसको ढूँढ के आओ? स्वर्ग को ढूँढ के आओ, मतलब कि अगर तुमको गंगा मिल जाती है, तो तुमको स्वर्ग भी मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कि गंगा नदी का पता करके आओ कि गंगा नदी कहाँ से बहती है, ठीक है? तब यहाँ पे अकबर ने 2-3 लोगों को यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में भेजा और उत्तराखंड में जब अन्वेषक उसको कहते हैं अन्वेषक, क्या कहते हैं? किसी चीज़ का पता लगाना उसे हम भी कहते हैं अन्वेषक दल। एक दल भेजा तो उसे हम कहेंगे अन्वेषक दल, ठीक है? जब यहाँ पे अकबर द्वारा अन्वेषक दल को भेजा गया गंगा नदी की खोज के लिए, उस टाइम पे याद रखना कि गढ़वाल में तुम्हारे पास कौन-सा शासक था? सहजपाल था। तो सहजपाल से एक पॉइंट लिख दो कि यहाँ पे अन्वेषक दल का आगमन हुआ, ठीक है? फिर तुम्हारे पास कौन आता है? बलभद्र शाह कौन आता है? बलभद्र शाह, ठीक है? बलभद्र शाह में सबसे इम्पोर्टेंट एक यही चीज़ है कि सबसे पहले शाह की उपाधि किसकी? इसमें एक चीज़ लिख दो, शाह की उपाधि धारण करने वाले पहले परमार शासक तुम्हारे कौन थे? बलभद्र शाह थे, ठीक है? अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे तुम्हारे पास कल्याण साहब है, क्या है? कल्याण साहब भी है, ठीक है? ये सिर्फ़ नाम का टाइटल है, लेकिन तुम्हारा ये उपाधि दे रही है। देखो उपाधि ऐसे हम रख नहीं सकते, उपाधि किसी के द्वारा हमें दी जाती है, ठीक है? कोई ऐसे मतलब अपना नाम ऐसे रख देगा कि भाई आज से मैं भी शाह हूँ या आज से मेरा नाम सम्राट है। ये उपाधियाँ किसी को उसके कार्यों के अनुसार दी जाती है। तो सबसे पहले जो उपाधि मिली थी, किसको मिली थी? बलभद्र शाह को। और लास्ट था आप पढ़ते होंगे मानवेंद्र शाह, टिहरी रियासत का अंतिम परमार शासक कौन था? मानवेंद्र शाह था। तो इसके बाद जितने भी शासक होंगे वो अपने नाम के आगे क्या लगाएँगे? शाह लगाएँगे। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ नोट कर देना कि अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण करने वाला परमार वंशी तुम्हारा कौन था? बलभद्र शाह, ठीक है? और इससे संबंधित इसको थोड़ा अब देखते हैं कि यहाँ से आगे हो, ठीक है? सहजपाल में एक बार ढंग से देख लेना कि क्या हुआ है। एक बार वीडियो को पॉज़ करना और उसको फिर एक बार अच्छे से नोट करना, ठीक है? और अपने किताब से मिला देना कि कहाँ पे कहीं पे कोई चीज़ गलत तो नहीं है। अब यहाँ से क्या हुआ, अब हम पढ़ रहे हैं बलभद्र शाह, क्या पढ़ रहे हैं? बलभद्र शाह। इनका टाइम पीरियड मानते हैं 1500 इनका मानते हैं 1500 शायद 75 से मानते हैं शायद, अब 1591 समथिंग मानते हैं और ये तुम्हारे कौन से नंबर थे? 43 कौन से थे? ठीक है? 22 तुम्हारे इससे पहले तुम्हारे कौन थे? सहजपाल था, ठीक है? सहजपाल तुम्हारे पास कौन से नंबर के हैं? 42 के, ठीक है? अब यहाँ से देखो क्या हुआ, अब यहाँ से शाह की उपाधि मिल गई। अब बलभद्र शाह ने थोड़ा-थोड़ा क्या-क्या करा, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, ठीक है? देखो ये तुम्हारे पास क्या है, ये मैंने सपोज़ ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में तुम्हारे पास यहाँ कौन था? यहाँ पंवार था, यहाँ तुम्हारा या तुम्हारे कौन से थे? चंद शासक, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा बलभद्र शाह, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारे शासक कौन करते हैं? बलभद्र शाह। इनका कार्यकाल तुम्हारा कितना है? 1575 से लेकर 1551, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ आ गया ना रुद्रचंद, क्या? रुद्रचंद। इनका कार्यकाल था तुम्हारे पास 1500 अ, इन इनका था आपका 1568 से था और 1597 तक था, ठीक है? इस चीज़ को आप लोग टाइम पीरियड को देख लेना। देखो एक बार ढंग से पढ़ना टाइम पीरियड, ठीक है? अब पेपर में हिस्ट्री से मतलब कि क्वेश्चन अगर टफ बना रहा है, तो क्वेश्चन दे दे कि इनमें से किस शासक का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा या किसका कार्यकाल सबसे कम रहा, उसको क्रम के अनुसार लगाओ। फिर बोलेंगे पेपर टफ आ गया, ठीक है? इसको थोड़ा एक बार ढंग से देखना, ठीक है? तो अगर आए कि जो तुम्हारे पास बलभद्र शाह थे, वो तुम्हारे पास रुद्रचंद क्या थे? समकालीन थे, ठीक है? अब देखो रुद्रचंद से पहले तुम्हारे पास कौन थे? बालू कल्याण चंद थे, उससे पहले तुम्हारे पास कौन थे? भीष्मचंद थे, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से गढ़वाल में 52 गढ़ थे, वो अब क्या करते कि जिस प्रकार से 52 गढ़ों को अजयपाल ने एक किया था, तो वैसे भी यहाँ पे भी क्या था
छोटे-छोटे राज्य थे चंद में भी और वो चंद शासक उनको विजित कर रहे थे। इसलिए हमको यहाँ पे ढंग से देखना कि जो तुम्हारे पास सबसे जैसे हमारे यहाँ पे अजयपाल थे ना, जिन्होंने सब कुछ किया था, वैसे यहाँ पे तुम्हारे कौन थे? रुद्रचंद थे और रुद्रचंद ने सबसे पहले मतलब कि गढ़वाल को एक किया था, ठीक है? लेकिन याद रखना कि यहाँ पे तुम्हारे कौन थे भारत में? अकबर थे, ठीक है? 1605 तक तो अकबर ही रहे होंगे ना, तो इनके साथ वो कहते हैं कि बलभद्र शाह के भी तुम्हारे पास क्या थे? मैत्रीपूर्ण संबंध थे और रुद्रचंद के भी तुम्हारे पास मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मतलब कि इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है, तो ऑब्वियसली दोनों के होंगे तुम्हारे दोस्त होंगे। लेकिन क्या हो जाता है कि जो तुम्हारे पास रुद्रचंद है, उन यहाँ पे एक कत्यूरी शासक, कत्यूरी जहाँ पे हम कत्यूरी बोलेंगे तो बागेश्वर में, ठीक है? कत्यूर घाटी में, उसका नाम था तुम्हारे पास सुकालदेव। क्या था? सुकालदेव। और इस सुकालदेव से एक जान रखना कि यही हमारे यहाँ पे कहानी खराब करेगा। जैसे रुद्रचंद अपने साम्राज्य विस्तार में आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे तुम्हारे कौन थे? सुकालदेव। और सुकालदेव को पता था कि भाई रुद्रचंद तो इतना तगड़ा है, उसने तो मेरे को हराना है, तो तुम्हारे पास मदद मांग कहाँ चले गया? बलभद्र शाह के पास चले गया। और इसलिए बलभद्र शाह उसको वचन दे देते हैं कि जो भी तेरे को मारेगा उसमें तेरे साथ से लड़ूंगा। तो यहाँ पर बलभद्र शाह और रुद्रचंद का आमना सामना हो जाता है और सबसे पहले गढ़वाल और कुमाऊं के बीच एक ऐतिहासिक क्या हो जाती है? घटना हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्वालदम युद्ध। क्या कहते हैं? ग्वालदम युद्ध। ये ग्वालदम युद्ध तुम्हारे पास कब होता है? 1591। सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? या इसे हम एक भी कहते हैं बधानगढ़ी का युद्ध। किसे कहते हैं? बधानगढ़ी का युद्ध। बधानगढ़ी का युद्ध, ठीक है? एक नंबर का क्वेश्चन सीधा अगर इजी आएगा कि बधानगढ़ का युद्ध या ग्वालदम युद्ध कब होता है? 1591 में। किसके बीच होता है तुम्हारे पास? बलभद्र शाह वर्सेस रुद्रचंद। अब यहां से देखो, इतना आपको देखना है कि बलभद्र शाह ग्वालदम युद्ध, इसमें रुद्रचंद हार जाता है और बलभद्र शाह जीत जाएंगे, ठीक है? अब क्या होगा कि जैसे ही तुम्हारे यहाँ पे बलभद्र शाह यहाँ पे जीत जाते हैं, तो अब रुद्रचंद जैसे वापस जाएगा तो उनके मतलब कि अब जितने पीढ़ी आएंगे यार, उनको तो लगेगा भाई हाँ भाई इन्होंने मेरे पापा को हराया था। मतलब कि अब से यहाँ पे भारत पाकिस्तान वाला जैसे स्थिति बन गई यहाँ पे। कहाँ पे? पंवार और चंदों के बीच में। कब से? 1591 में। अब दोबारा आते हैं तुम्हारे पास कौन? रुद्रचंद दोबारा आएगा, अगर दूसरे साल आएगा ना, एक 1591 तो हार गया, फिर 1500 कब आएगा? 92। कब आएगा? 92। लेकिन 1592 में तुम्हारे पास बलभद्र शाह की तुम्हारी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसलिए 1592 का तुम्हारे पास कौन आएंगे? मानशाह। याद रखना, इसके बाद तुम्हारे पास मानशाह आएंगे और इनका कार्यकाल तुम्हारे पास लिखा है 1591 से लेकर 1611 तक। मतलब कि गढ़वाल में तुम्हारे पास जो 44 नंबर के, ठीक है, थोड़ा सी देना, 44 नंबर के तुम्हारे पास कौन होंगे? मानशाह होंगे 1591 से लेकर 1611 तक, ठीक है? अब रुद्रचंद जैसे यहाँ पे इनके साथ लड़ने के लिए आएंगे, लेकिन मानशाह उस टाइम पे कहते हैं कि मात्र जब उनके पिता बलभद्र शाह की डेथ हो जाती है, उस टाइम तुम्हारे पास कितना साल के थे वो? 15 साल के, महज 15 साल के थे। तो 15 साल का बच्चा तो उसके साथ कहाँ लड़ पाएगा? वो तो 60 साल का बुढ़ा हो गया तो रुद्रचंद। इसलिए रुद्रचंद के बाद तुम्हारे पास उसका पुत्र आएगा, उसका नाम था तुम्हारे पास लक्ष्मीचंद। क्या था? लक्ष्मीचंद, ठीक है? अगला शासक तुम्हारे पास वहां लक्ष्मीचंद आता है और लक्ष्मीचंद, अब जैसे तुम्हारे पास लक्ष्मीचंद राजा बन जाएगा, तो लक्ष्मीचंद और मानशाह के बीच, ठीक है, मानशाह वर्सेस लक्ष्मीचंद, ये बहुत ऐतिहासिक घटना है भाई वाले, ठीक है? इनके बीच कहते हैं कि पहली बार युद्ध करा, लक्ष्मीचंद हार गया। दूसरी बार क्या? हार गया। तीसरी, चौथी, पांचवी, छह, 7 बार लगातार युद्ध करे, फिर भी तुम्हारे पास कौन हार गया? लक्ष्मीचंद हार गया। और जो 7वें के बाद तुम्हारे पास 8 नंबर का था आक्रमण, उसमें गलती से तुम्हारे पास मानशाह के एक सेनापति थे। कौन थे? खतड़ सिंह। मानशाह के एक सेनापति थे खतड़ सिंह, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी हो जाती है, डेथ हो जाती है। और कहते हैं कि तुम्हारे पास लक्ष्मीचंद थे, इन्होंने इनकी गर्दन काट दी और इनको कहाँ ले गए? अपने साम्राज्य में ले गए। लोगों को दिखाया भाई कि मैंने खतड़ सिंह कर दिया, मार दिया। उस टाइम से आप लोग देखते होंगे कि एक जो कुमाऊं के लोग हैं, एक त्योहार मानते हैं, उसको कहते हैं खतड़वा त्योहार। क्या कहते हैं? खतड़वा त्योहार। तो जो तुम्हारा लक्ष्मीचंद था, वो लास्ट में तुम्हारे पास मानशाह के साथ इस युद्ध में देखो जीतता नहीं है वो। गलती से ये हो जाता है कि उसकी सेना जैसे इसमें भी मानते हैं कि मानशाह हार जाते हैं, वो भाग जाता है, लेकिन उसके पीछे मतलब कि उसका सेनापति खतर सिंह उसको भगाते भगाते कहाँ ले गया?
कुमाऊँ में ले गया, तो मानते हैं कि वहाँ पे अकेले पड़ गया, उसकी सेना पीछे छूट गई और इसलिए वो उसको अकेला देखते हुए उसके सेनापति खदर सिंह को मार देते हैं और कहते हैं कि हमने मान सिंह को हरा दिया, ठीक है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे कौन-सा त्योहार मनाते हैं? खतलवा त्योहार मनाते हैं, ठीक है? अगर मानसा से अगर एक क्वेश्चन और आ गया, मानसा से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 1611 में तुम्हारे पास विलियम फिंच नाम का एक अंग्रेज आया था, ठीक है? इसका नाम क्या था? विलियम फिंच, ठीक है? विलियम फिंच का एक यूरोपी तुम्हारे पास कहाँ आया था? गढ़वाल में आया था घूमने के लिए और उसको सबसे पहले कौन दिखा यहाँ पे? मानसा। कौन था? मानसा। तो अगर आएगी सबसे पहला अंग्रेज उत्तराखंड में कब आता है? तो 1611 में आता है, जिसका नाम तुम्हारा क्या था? विलियम फिंच था, ठीक है? और विलियम फिंच यहाँ पे 1611 में आते हैं और थोड़ी बहुत इनके राजाओं के बारे में लिख देते हैं कि हाँ, कि भाई जो यहाँ का गढ़वाल का राजा है, वो बल्कि तुम्हारे पास सोने की थाली में क्या करता है? खाना खाता है, ठीक है? और मानसा में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना कि मानसा ने जो तुम्हारे पास ये था ना कहाँ पे? विजयपाल ने सबसे पहले तुम्हारा कहाँ किया था आक्रमण? दापा में। तो इसने माना कि इसने दापा को जीता था, क्या करा था? दापा को जीता था और वहाँ से तुम्हारे पास सोने के कलश लाया था, बड़े-बड़े सोने के कलश लाया था। इसलिए मानते हैं कि हमारा जो परमार वंश का जो तुम्हारा मानसा था, वो तुम्हारा कहते हैं बहुत संपन्न राजा था, ठीक है? बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा था, धन था, ठीक है? तीसरी चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मानसा का तुम्हारे पास कवि था, क्या था? उसका नाम था भरत कवि, क्या था? भरत कवि। और भरत कवि की एक सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है, उसका नाम है तुम्हारे पास मानवोदय काव्य। क्या है? मानवोदय काव्य। और ये मानवोदय काव्य याद रखना कि मानवोदय काव्य पहली पुस्तक है जिसमें कि हमें पंवार वंश के इतिहास का पता चलता है। मतलब कि पंवार वंश का पहला ऐतिहासिक पुस्तक तुम्हारे पास कौन सी है? मानवोदय काव्य है, जिसको किसने लिखा तुम्हारे पास? भरत कवि ने। और भरत कवि से एक थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, ये खुद को एक उपाधि था, उसका नाम क्या था? ज्योतिराव कहता था। क्या कहता है ये? ज्योतिराव। ये कहता था कि मेरा नाम, जैसे अपना नाम लिखता, उसको लिखा वो ज्योतिराव भरत कवि। ज्योतिराव भरत कवि। तो वो कहते हैं कि मेरे को ये ज्योतिराव की उपाधि है तुम्हारे किसने दिया है? जहांगीर ने। किसने दिया है? जहांगीर ने मेरे को ये उपाधि दी हुई है। देखो इसके बीच में थोड़ा अगर छूट भी होगा अगर, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा जो चीज़ अगर छूटी होगी। वैसे तो मैंने पूरा कवर करने की कोशिश किया, ठीक है? एक तो समय का भी थोड़ा तो दिक्कत हो रही है। लंबी एक तो अगर हम वीडियो अगर लंबी करें तो अपलोड होने में दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि छोटी-छोटी वीडियो में, जिससे कि जो पढ़ने वाले हैं उनको इंटरेस्ट आए, ठीक है? बोरियत नहीं आए। इसलिए थोड़ा आपको मानसा के बारे में थोड़ा-सा देखना है, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है, इन्होंने इसका कार्यकाल देखना है। उसके बीच तो कौन था? लक्ष्मीचंदा। 7 बार तुम्हारा आक्रमण किया, सेनापति खतर सिंह मारा गया और विलियम फिंच नाम का अंग्रेज आया था और दापा को जीता था। और इसके कवि सबसे इम्पोर्टेंट है कि भरत कवि, ठीक है? अगर आएगी जो मैंने शुरुआत में कहा था कि अजयपाल को भरत कवि ने ही अपने मानव काव्य में कृष्ण हो गया, भीष्म हो गया, कुबेर हो गया, ये उपाधि दी है। तो इसी मानवोदय काव्य से अभी तक हमने जितने भी राजाओं के बारे में पढ़ा, उसकी जानकारी के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं? मानवोदय काव्य से मिलते हैं, जिसे कि भरत कवि ने लिखा था। तो आज क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आगे क्लास को कल से हम आगे बढ़ाएंगे। मानसिंह तुम्हारे पास श्याम साहब पढ़ाएंगे, फिर परमार वंश को हम जल्दी एंड करने की कोशिश करेंगे, फिर हमारा चंद्र वंश स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ से पवार स्टार्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ से चंद्र खत्म हो जाएगा और सीधे तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे क्या जाएगा फिर 1790 से तुम्हारे पास कौन आ जाएगा? यहाँ पे गोरखा शासन आ जाएगा। गोरखा के बाद तुम्हारे पास अंग्रेज, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे से बने रहें। भाई आज के लिए जय हिंद।